चलो अब नए सवाल कर लेते हैं फटाफट से। देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये पॉइंट और ये प्लेन। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे तो डिस्टेंस निकलेगी नहीं। इस पॉइंट से क्या बना दिया? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कोई लाइन है, मान लो इस पे कोई भी लाइन है, इस पे अगर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वही ये डिस्टेंस है। ये मेरे को फाइंड करनी है, डी। तो ऐसे नहीं कर सकते इसका भी ऐसा कोई पॉइंट निकाल ले खाली का? फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। अच्छा, अपने को क्या पता कि इसका कौन सा पॉइंट है? इस पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, परपेंडिकुलर पॉइंट कैसे पता चलेगा? तो करते हैं ट्राई। पहले तो डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का यहाँ से। उसके लिए क्या करें? पहले तो अपन बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स वाई जेड बना दिया, ठीक है। एक्स वाई जेड के ऊपर अपने को ये पता है कि अगर ये पॉइंट पता है अपने को, इस पे अगर एक प्लेन और बना दें जो कि इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है, तो जो पॉइंट से ये डिस्टेंस होगा, इस प्लेन से भी इसका डिस्टेंस सेम ही होगा। अगर ये प्लेन मेरे को पता चल गया है ना, क्योंकि इस प्लेन का जो एन कैप है वही इसका एन कैप होगा। एन कैप क्या होता है? इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ पे से कहीं पे बनेगा, देखो ये परपेंडिकुलर, तो इसका भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। अगर कोई लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके पैरेलल लाइन की भी तो परपेंडिकुलर ही होगी ये। इसका मतलब ये इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं? एन वेक्टर। एन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक छोटा है, लेकिन एन कैप तो दोनों में सेम ही है। एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन चाहे इसकी ले लो यहाँ से यहाँ तक की, चाहे इसकी ले लो, डायरेक्शन तो सेम ही है दोनों की, ठीक है। तो जो इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन दोनों की सेम है। इस ये प्लेन भी अपने को पता चल गया, प्लेन कौन सा है? ये वाला। इस प्लेन पर एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट और मान लो आर, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। इस पॉइंट को जब इससे मिलाएंगे, या इससे मिलाओ, इससे अब ये और ये आपस में 90 डिग्री होगा। ये प्लेन तो, इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी लाइन है, तो प्लेन की कोई भी लाइन परपेंडिकुलर से तो 90 डिग्री होगी। तो ये इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आर। ये लाइन को उठा के चाहे यहाँ पे ले आओ, एक ही बात है। आर माइनस ए वेक्टर तो उठा के यहाँ पे लेके जा सकते हैं। आर माइनस ए को अगर एन से डॉट करेंगे क्या आएगा? 0। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या होता है? 0। तो आर माइनस ए को अगर डॉट करेंगे, ए कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट इस प्लेन पे, ये पॉइंट गिवन है ना अपने को, ये पॉइंट अपने मान लिया एक्स वाई जेड, ये पॉइंट मान लिया एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को ए से अगर डॉट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एन से डॉट करेंगे क्या आंसर आएगा? 0, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जो एन इसके लिए है, इस वाले के लिए, वही एन इस वाले के लिए होगा, ठीक है ना। देखो इससे क्या आ गया अपने पास? आर एन इक्वल टू ए एन। एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर ले गए, आर एन इक्वल टू ए एन। आर क्या है? एक्स वाई जेड। एन क्या है? ये वाला एन। ए क्या है? ये पॉइंट। एन वापस ये वाला पॉइंट, ठीक है। आर क्या है? आर तो एक्स वाई जेड है। आर क्या है? एक्स वाई जेड। आर पता नहीं है अपने को। एन कौन है? आई 4 8। ए कौन है? 5 6 -2। वापस एन कौन है? ये। तो अपने को इससे एन वेक्टर मिल जाएगा, डायरेक्शन वो अपने को कैपिटल डी मिल जाएगा। स्मॉल डी कब निकालेंगे? डिस्टेंस कब निकालेंगे? स्मॉल डी कैसे निकालेंगे? एन वेक्टर एन मोड से डिवाइड करके, एन मोड से डिवाइड कर देंगे, मोड एन से डिवाइड कर देंगे, लास्ट में कर देंगे वो काम। पहले कैपिटल डी निकाल लेते हैं, बाद में बाकी काम करेंगे। मतलब अपने को एक प्लेन पता है, इस प्लेन से इस प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो ये करते हैं। देखो आर कितना है? एक्स वाई जेड। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इन तीनों से। कितना हो गया? एक्स प्लस 4y प्लस 8 जेड इक्वल टू, अब ए को एन से किया, 5 को इससे किया, 5 6 को इससे किया 24, और इसको इससे किया -16। कितना आ गया? 8 और 5 13 13 13 आ गया। ये कितना है? 8। ये अगर ये भी आर को एक्स वाई जेड लिखेंगे तो ये भी यही सेम ही आएगा,
ये तो चीज़ आएगी यहाँ पे भी, x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टू 8 आएगा। इसमें 8 आएगा, इसमें कितना है 13। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम है ना, ये पीछे बनेगा, अपने आगे बना दिया ना, क्योंकि 8 है। हाँ, ये इसके दूर बनेगा। 8 और 13 में कितना गैप आ गया, 5 का। 5 का गैप दिख रहा है 8 और 13 के अंदर। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो ये स्मॉल डी होता। इसको यूनिट वेक्टर करने के लिए क्या किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी 9 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी कर दो, तो इसमें भी 9 से डिवाइड कर देंगे। या फिर इन दोनों में कर दो, एक ही बात है, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, माइनस कर दो, फिर कितना आएगा 5। तो इन दोनों का गैप कितना हो गया 5/9। 5/, अलग अलग आ ही नहीं सकते ये। अगर अलग अलग आते हैं तो ये पैरेलल कैसे होते हैं। मैंने तो इस जानबूझ के सेम बनाया है, इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है, पहले तो थोड़ी पैरेलल था। ये तो सेम ही आएगा, ये अलग अलग आ ही नहीं सकता। अगर मान ले ये पैरेलल नहीं है तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे होगी, पैरेलल होगा तभी तो उनके बीच में डिस्टेंस होगी। अगर पैरेलल ही नहीं है, आपस में एक पॉइंट पे कट जाएंगे तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी। पैरेलल इसलिए डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस ये पॉइंट से इस प्लेन की, अब जल्दी कर लेते हैं यही काम। अपने को ये पता है ये तो सेम ही रहेगा, 4 और लास्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले वो निकाल लेते हैं, कैपिटल डी निकाल लेते हैं। इसको इससे किया 4x - 2y - z आएगा। कितना आ गया ये, अरे वही आ जाएगा ना, 4x - 2y - z। ये तो आ जाएगा, इसका कर ही नहीं रहे ना, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। ये एक डी पता है, दूसरा डी निकालेंगे कैपिटल डी, और फिर इसके वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो 3 आ गया। 4 को इससे किया 4, 1 को -2 से किया, 1 को 1 से किया -1, कितना हो गया 1। तो 3 में से 1 गया 2। डिवाइड किससे करें, √21 से। सही बात है। 4 और 2 20 और 1 21, तो 2/√21। अब इसमें देखो यही काम इसमें करना है। 9 को इससे किया, इसको इससे किया, और इसको इससे किया 9, 5, 4 और 9 13। तो 13 में और 16 में कितना गैप है 3 का। अपॉन किससे करेंगे 54, √54। सही बात है। तो ये कितना हो गया √54, 9 × 6, 9 कितना हो गया 3, तो 1/√6, √6। हाँ, तो कितना हो गया ये 48, और ये हो गया -5 इक्वल टू 43। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में 37/9 हो गया। नहीं, बिल्कुल चुप रहे। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, तो ये थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। देखो भैया, ये प्लेन है और ये इसका परपेंडिकुलर है n, है ना, इसको n बोलेंगे, और ये प्लेन है π1। ये कोई लाइन है जो कि इस प्लेन से जा रही है, ये चली गई वो लाइन। ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है प्लेन के और लाइन के बीच में वो तो ये है थीटा, और ये 90 है, तो ये कौन है 90 - थीटा। तो तुमको तो n ही पता है, ये थोड़ी पता है पाई का, थोड़ी पता है तुमको n पता है, n के बारे में इंफॉर्मेशन है, n के बारे में इंफॉर्मेशन है। और ये कौन है लाइन का मतलब b के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन क्या होती है b। ये तुम्हारे पास कौन है n है, ये कौन है ये b है। तो तुम n और b के बीच में एंगल निकाल सकते हो cos थीटा निकाल के। लेकिन cos कौन सा आएगा 90 - थीटा इस बार, क्योंकि थीटा तो ये है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ प्लेन तो ये है, तो प्लेन तो ये लाइन ये लाइन ऊपर से जा रही है तो, है ना, प्लेन इस लाइन ऊपर इसके बीच में जा रही है, काट के इसको इसके अंदर से जा रही है। तो एंगल तो ये बन रहा है थीटा, ये एंगल तो तुम निकाल नहीं सकते,
क्योंकि तुम्हारे पास इस लाइन की इक्वेशन है ही नहीं, तुम्हारे पास इस लाइन की इक्वेशन है, तो तुम निकाल कह सकते हो 90 माइनस थीटा के लिए, मतलब एन डॉट बी बराबर एन बी कॉस थीटा, लेकिन थीटा इस बार कौन है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो तुम इस बार क्या निकालोगे, साइन इनवर्स, जो भी निकालोगे वो साइन, क्योंकि निकाल तो कॉस ही रहे हो, लेकिन वैसे क्या निकालोगे, साइन थीटा। तो तुमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, करना वही है जो अपन एंगल में वो 2 लाइन में करते थे या 2 प्लेन में करते थे, काम वही करना है, बस यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो 12 और 2 24 माइनस 3 माइनस 8, 24 माइनस 3 माइनस 8 इक्वल टू 13, और ये 3, तो ये कट गया 16, 13 बटा 13 गुणा 3, 13 से 13 कट गया 1/3, इजी है। इसके अंदर वही काम करना है, एक्यूट एंगल निकालना लाइन और प्लेन के बीच में। तो इस प्लेन का कौन है, 2 5 11, इसके कौन है 7 5 और 1, 7 को इससे किया 14 25 और 11 इक्वल टू 49 25 1 75, तो 5√3, और ये रूट 150 तो 150 क्या हो गया 5 25 इंटू 6, तो 5 इंटू रूट 6, 5√6 तो 25√18, तो ये इसको लिख देते हैं 5√3 और 5√3√2, ये कितना हो गया 75 25 75√2, और ये कितना आ गया 50, तो 50 से 75 कट गया, ये 2 ये 3, रूट 2/3, इसमें बताना है कि पैरेलल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 8 प्लस का 7 0 आ गया, तो 0 मतलब परपेंडिकुलर, क्यों साइन 0, ये तो परपेंडिकुलर भाई होगा ना, 0 आ गया तो ये 0 क्या आया है, 0 आया ना, दोनों के बीच में एंगल 0 आया है, किस किस के बीच में, इसके बीच में एंगल 0 आया है, और उसके लाइन के बीच में ये 0 आया है ना, ये 0 है, मतलब हाँ एन और बी के बीच में एंगल 0 है, तो एन और बी के बीच में एंगल 0, तो प्लेन तो परपेंडिकुलर हुआ ना, परपेंडिकुलर आएगा, पैरेलल नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाँ नहीं तुम बोले परपेंडिकुलर थे, सही बोले थे, क्योंकि एन और बी के बीच में एंगल 0 है, मतलब उस एन से ही वो लाइन जा रही है, एन से वो बी जा रहा है, एन से वो बी जा रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गया ना, सही तो था, पैरेलल है, कुछ नहीं है, पैरेलल ही है वो, ये 0 आ गया तुम्हारा 0, लाइन 0 है, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा 0 आया है ना, साइन थीटा 0 आया है, 0 है भाई, तो पैरेलल हुआ ना, साइन थीटा 0 आया, तो साइन थीटा 0 कब होता है 0 डिग्री पे, तो ये 0 है, क्या बोल दिया यार मैंने, रुको, अरे सॉरी समझ गया मैं बात, cos की वैल्यू 0 कब होती है 90 पे, इसका मतलब एन और बी एक लाइन पे नहीं है, एन और बी 90 पर हैं, एन और बी 90 पर हैं, एन और बी के बीच में अगर एन डॉट बी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हुए ना, अगर एन और बी परपेंडिकुलर हुए तो एन तो यहां पर होगा और बी यहां पर होगा, तो बी तो इस प्लेन के पैरेलल ही हुआ, अरे तुम ये याद रखो कि ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, साइन थीटा की, तो साइन 0 का मतलब पैरेलल और साइन 90 का मतलब परपेंडिकुलर, cos 0 परपेंडिकुलर और cos 90 परपेंडिकुलर, cos 90 0 होता है ना,
अरे cos 90 0 cos 01 पता नहीं, वापस समझाऊं? एक बात समझ देख, a डॉट b बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अरे वो पहले अभी अपने एक बार रुक जा, एक बार रुक जा। उसमें 0 और अभी क्या है, 0 आ रहा था। अभी क्या है, ए बी साइन थीटा है इस वाले में। क्योंकि इस वाले में साइन थीटा क्यों है, क्योंकि ये cos 90 माइनस थीटा है, तो ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 आ जाए इसके अंदर, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि cos 90 0 होता है। अगर इनके बीच में एंगल ये अगर 0 आ जाए तो ये साइन 0 हो गया, है ना। तो साइन 0 0 होता है, ना कि 90 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब एक्यूट एंगल बताना है, वही काम है। कितना हो गया, 1 2 बार है, इसको इससे करेंगे ना, 2 बार है, 2 12 1 2 15 इक्वल टू रूट 29 नहीं, रूट 14 रूट 18 है ना। 2 इसको देख सकते हैं, 9 इंटू 2 तो 2 3 बार जाएगा, 3 6 बार हो जाएगा, 6 बार आ जाएगा, क्या रहेगा फिर 7 है ना। काट दो इसको, हाँ 5 बाई 3 रूट 7, 5 बाई 3 3 रूट 6 2 2 2 हाँ वही तो 2 रूट 7। 6 सही है। ठीक है, हो गया बस। नहीं थोड़ा एक लास्ट है, टाइम और मिला करा भाई, लास्ट क्यों नहीं, लास्ट तो नहीं है, एक और है, एक और है ना, कोई नहीं भाई, एक और है। अरे है, अरे बिल्कुल फर्जी है, रुक जाओ। अब तुमको है ना 2-3 मिनट और रुक जाओ तुम, बस ऐसा मेरे को लग रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसमें देख ले 7 बज जाने दे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हुज वेयर द लाइन, क्या है मतलब, ये लाइन है, ये लाइन किससे क्रॉस कर रही है, वाई जेड, एक्स 0 है। तो एक बात बता, ये 6 है एक्स का, ये 3 है एक्स का, और इस वाले में 0 है एक्स का। यहाँ से कितना चला, यहाँ से भी कितना चल गया, 3। ठीक है, इसके आगे पता नहीं, ये वाई है और ये जेड है। इसका आगे कौन है, 7, इसके आगे 8, तो ये 1 बढ़ गया, ये 7 है ना, ये 8 है, इसमें भी 1 बढ़ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 6 से 3 हुए, आधा कर दिया, यहाँ पे भी आधा कर देंगे, 3 कम किया, 3 कम कर दिया, रेशियो सेम ही रहेगा ना, 3 3 तो 1 1, इसमें 1 बढ़ गया, तो इसमें 1 बढ़ गया, 9, इसमें क्या है -2 -8, 6 कम हो गया, इसमें भी 6 कम हो जाएगा, -14 0 9 -14, सही रहा ना, सरल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्ट विद द प्लेन, मतलब ये इससे इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो पहले तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, अगर कोई प्लेन और लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो लाइन पर भी है और वो प्लेन पर भी है। तो इस x का वैल्यू क्या हो गई, -3 प्लस का 2 लैम्डा, y की वैल्यू क्या हो गई 7 प्लस लैम्डा, और z की वैल्यू क्या हो गई 2 लैम्डा, 2 लैम्डा है ना, 2 लैम्डा, ये वैल्यू हो गई। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रख दें, क्योंकि सेम ही है। जो पॉइंट इस लाइन का है, ये पॉइंट इस प्लेन के भी हैं, तो 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूं, 4 को इससे किया -12 प्लस 8 लैम्डा, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, रुको यार, 4 बोलो -3 प्लस, एक सेकंड, अपने को निकालना क्या है, ये पॉइंट तो निकालना है, तो ये पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, लैम्डा आएगा, अरे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ना इससे, लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे, इक्वल टू 14 भी तो है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसमें डाल देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 4, बोलो -12 प्लस 8 लैम्डा -7 माइनस लैम्डा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -18 लैम्डा इक्वल टू 14, माइनस का 7 में आ गया, 12 भी आ गया, माइनस का 19 26 और 7 33, और ये दोनों तीनों मिलके
नहीं यहाँ पे -10 -11 लेमडा। माइनस का 11 लेमडा, ये 3 लेमडा इक्वल टू माइनस का 3, तो -3 इसमें डाल दो, यहाँ पे तो -9 -9 -9 -3 तो 4 -3 -6 -6। इट्स इजी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फ्रॉम द ओरिजिन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर देखो अब फटाफट, ये तुम्हारे पास प्लेन है, ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर ये इसको बोलेंगे ना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, यही है। इस ये पॉइंट बताना कितना है, अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए और अपने को डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस मिल जाए, यूनिट वेक्टर मिल जाए, इनको मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इसको किससे डिवाइड करें, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देगा 6 को, तो 6 को नहीं, दोनों को। एन कैप एन कैप तो यहाँ से निकलेगा, डी यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या हो गया √29। √29 यहाँ से डिवाइड कर दिया, √29 कोई, तो एन कैप कितना आया तुम्हारा 2/√29 और माइनस का 3/√29 और 4/√29, ये तो आया एन कैप। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डी कौन है, तो इन तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6/12/29 12/29 क्या लिख दिया मैंने, याद ही नहीं है। -18/29 माइनस का 18/29 24/29 सही लिखा है क्या, माइनस का नहीं प्लस का 24/29 आया, समझ में नहीं आया। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इजी है, खाली एन निकालो, डी निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। एक्स वाई प्लेन मतलब कौन जीरो है, जेड जीरो है, तो जेड जीरो मतलब 3 से 2 गए, 2 से 0 गए, मतलब यहाँ पे 1 चले, यहाँ पे 2 चले, 3 से फिर 2, फिर पहले में 1 फिर 2, तो अब पहले में कितना चले, कितना कम किए, -6, -6 तो इसमें -12, तो -13 पे पहुंच जाएंगे, और फिर -1 से 4 चले, 8 चलेंगे, 8 11 11, तो 11 - 13 0। ठीक है, नहीं अरे लास्ट टॉपिक खत्म हो खत्म ये खत्म, को छोड़ दो। ठीक है।